हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी जूनियर का पेपर, मतलब जो यहाँ पर सीटेट में आया है जूनियर का। ठीक है, जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसको ही देखने वाले हैं। और ये इतिहास का पहला टॉपिक जो है इतिहास जानने के स्रोत, उसी से संबंधित यहाँ पर है। तो सबसे पहले है सबसे पुरानी पांडुलिपियां लिखी गई हैं, तो किस पर लिखी गई हैं? पहला ऑप्शन ही यहाँ पर सही है, ताड़पत्रों पर। सबसे पुरानी पांडुलिपियां ताड़पत्रों पर लिखी गई। उसके बाद भोजपत्र, ताम्रपत्र, सुवर्णपत्र आदि का भी प्रयोग किया जाने लगा। पांडुलिपियां उस दस्तावेज को कहते हैं जो एक व्यक्ति या अनेक व्यक्तियों द्वारा लिखी गई हो। मतलब एक व्यक्ति ने तो लिखी है, फिर उसी को किसी दूसरे ने लिखा, उसको भी हम पांडुलिपियां ही कहेंगे। उसे हस्तप्रति, ठीक है, हाथ से लिखी गई लिपि ग्रंथ आदि नामों से भी जानते हैं। तो कभी पांडुलिपियां ना लिखा होकर हस्तप्रति लिखें तब भी वो पांडुलिपि ही है, लिपि ग्रंथ भी लिखें तब भी हमें जानना है कि ये पांडुलिपि के बारे में ही बात कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, अभिलेखागार वह स्थान है जहां पर खुदाई में पाई गई मूर्तियों को रखा जाता है। तो यहाँ पर ये और ऑप्शन देते हैं, पुरातत्वविदों द्वारा प्राप्त किए गए पत्थर और ईंटों से बनी इमारतों के अवशेष को रखा जाता है। ऐतिहासिक पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों को रखा गया है। खुदाई में पाई गई पशुओं और पशुओं की हड्डियों को रखा जाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। मतलब यहाँ पर ऐतिहासिक पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों को रखा जाता है। व्याख्या देखते हैं, अभिलेखागार जो है दो शब्दों से बना है, अभिलेख तथा आगार। अभिलेख का तात्पर्य ऐतिहासिक पांडुलिपि तथा दस्तावेज है, जबकि आगार तात्पर्य रखने का स्थान है। आगार मतलब रखने का स्थान और अभिलेख जो है वो ऐतिहासिक पांडुलिपि, ठीक है, जहां पर ऐतिहासिक पांडुलिपि रखी गई उसको अभिलेखागार कहते हैं। इस प्रकार अभिलेखागार वह स्थान है जहां ऐतिहासिक पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों को रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में आरंभिक मानवों को समझ के लिए निम्नलिखित में से एक प्राथमिक स्रोत माना जाता है। तो प्राथमिक स्रोत किससे माना जाता है? मतलब जब मानव ने लिखना पढ़ना नहीं जाना था उस समय क्या है, वो दीवारों पर चित्र बनाया करते थे। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला जो है वो यहाँ पर फेमस है, जो कि भीमबेटका में है। आगे यहाँ पर व्याख्या देख लेते हैं, भारत में आरंभिक मानवों पर समझ के लिए मध्य प्रदेश की शैल चित्रशाला और चित्रकला को प्राथमिक स्रोत माना जाता है। ठीक है, प्राथमिक स्रोत क्या है यहाँ पर बता देते हैं। प्राथमिक स्रोत वो स्रोत है जो कि एक व्यक्ति ने उसी समय क्या है कुछ लिखा हो, ठीक है, कुछ बनाया गया हो, या फिर उस समय किसी पत्थर पर लिखा गया हो, या फिर उस समय जो इस्तेमाल किए गए, जैसे कि सिक्के हो गए, अभिलेख हो गए, चित्र हो गए, ठीक है। तो ये सारे क्या है, ये उस समय के प्राथमिक। अब इन्हीं को हमने सिक्कों के आधार पर हमने कोई चीज लिख दी, एक बुक लिख दी सिक्कों पर, हमने ये सिक्के मिले हैं, एक बुक लिख दी, तो ये क्या हो गया, सेकेंडरी हो गया। ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकेंडरी। तो यहाँ पर पुस्तकें, बुक जो है, बुक इनके आधार पर लिखी गई हो तो वो सेकेंडरी में आएगा। तो यहाँ पर प्राथमिक स्रोत माना जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश की भीमबेटका गुफा विश्व की सबसे प्राचीन गुफा है। यहाँ से प्रस्तर सामग्री प्राप्त हुई है जो मध्य पाषाण काल की है। ठीक है, भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो मध्य पाषाण काल की हैं। यहाँ पर 10,000 ईसा पूर्व से संबंधित 30,000 से लेकर 10,000 ईसा पूर्व संबंधित है। यहाँ पर आखेट, घोड़े, हाथी, कृषक, ग्वाले आदि का चित्र और प्राचीन प्रस्तर युग से भी प्राचीन मानव के शस्त्र मिले हैं। मतलब जो मध्य पाषाण काल में जो अस्त्र या इस्तेमाल करती थी जानवर को मारने के लिए, वो भी उस चित्र के माध्यम से दिखाई दिए गए हैं। ठीक है, अगला है, जनजातीय लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में निम्न में से कौन सा कथन क्या है, गलत है?
तो यहाँ पर अधिकांश जनजातीय समूहों ने लिखित दस्तावेज रखा है। जनजातीय लोगों ने समृद्ध रीति रिवाजों और मौखिक परंपराओं को संरक्षित किया है। जनजातीय समाज अपनी विविध किस्म की जरूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहा है और समकालीन इतिहासकार और मुसाफिरों ने जनजाति के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। तो सारे के सारे जो है ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाते हैं, केवल ए ऑप्शन जो है वो यहाँ पर गलत है। तो हमारा ए ऑप्शन ही यहाँ पर बताया गया कि जनजाति के लोगों के इतिहास से पुनर्निर्मित में निम्न में से कौन सा गलत कथन है। तो ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी व्याख्या यहाँ पर जो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं वही है, एक बार पढ़ देते हैं। जनजातीय लोगों ने इतिहास निर्माण के लिए कोई ठोस दस्तावेज प्राप्त नहीं होते, क्योंकि कुछ अपवादों को छोड़ दे तो जनजातीय लोग लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे और ना ही समकालीन इतिहासकार और मुसाफिरों ने जनजाति के बारे में कुछ लिखा है। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि उनको मिला ही नहीं है। क्योंकि जो आदिवासी होते हैं मुंह खातिर, मतलब मैंने बोला फिर मेरी जो पीढ़ी है उसको बोला, तो यही चलता आया है। तो इसलिए जो इतिहासकार है उसको लिख नहीं पाए। लेकिन समृद्ध रीति रिवाजों, वाचिक मौखिक परंपराओं का वे संरक्षण करते थे तथा अपनी विविध किस्म की जरूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते थे। ये परंपराएं और रीति रिवाज हम नई पीढ़ी को विरासत में मिली थी। आज के इतिहासकार जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए इन वाचिक परंपराओं का ही इस्तेमाल करते हैं। आगे है, निम्नलिखित में से किसके लेखन को प्राथमिक स्रोत के रूप में नहीं माना जाएगा? तो यहाँ पर अबुल फजल उस समय उन्होंने जो लिखा ये प्राथमिक है। जियाउद्दीन बर्नी जिस समय के थे उन्होंने जो लिखा वो भी प्राथमिक है। रास सुंदरी देवी, ठीक है, यहाँ पर जो ये भी उन्होंने जो लेखन किया था वो भी प्राथमिक है। और मुजफ्फर आलम ये प्राथमिक नहीं है, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है, यदि आपको प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ना प्रारंभ करना है तो निम्नलिखित स्रोतों में से किस स्रोत को प्रयुक्त करना गलत होगा? तो यहाँ पर लघु चित्रकारी, शिलालेख, हस्तलिपियां, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है करना गलत होगा। और गुफा चित्रकारी ये भी क्या है, ये सही है। आगे है, एक शिक्षक भारत के विभाजन पर प्राथमिक स्रोतों पर आधारित एक कार्य योजना यानी प्रोजेक्ट बनाता है, ठीक है, या फिर असाइनमेंट जो भी है बनाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक इसका नहीं है? ठीक है, तो प्राथमिक इसमें से आत्मकथाएं प्राथमिक होगी। मौखिक उस समय जो विभाजन के समय रहे होंगे लोग वो भी मौखिक इतिहास बता सकते हैं, तो वो भी हमारे लिए प्राथमिक है। समाचार पत्र उस समय के पूरा लेखागार में जाके ढूंढ सकता है, तो ये भी उसके लिए प्राथमिक। उपन्यास जो है वो प्राथमिक यहाँ पर नहीं है, तो उपन्यास क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। बाकी अगला देखते हैं, पांडुलिपियों तथा अभिलेखों पर निम्नलिखित 2 ए और बी कथन दिए गए हैं, सही उत्तर का चयन करना है। पांडुलिपियां प्रायः ताम्रपत्र तथा बुर्ज नामक छाल के विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। अभिलेख पत्थर तथा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर लिखा जाता था। तो दोनों ही सही है, ए और बी दोनों सही है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, अब यहाँ पर पूछा है कि प्राचीन शैल चित्रकला मिलती है, तो हमें मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश और तथा उत्तर प्रदेश से प्राचीन शैल चित्र मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब मध्य प्रदेश तो हो गया भीमबेटका, उत्तर प्रदेश कौन, आदमगढ़ हो गया, ठीक है, आदमगढ़, ठीक है, जो कि विंध्य क्षेत्र के लेखैया शिलाश्रय से अनेक शैलचित्र मिले हैं, उन्हें चट्टानों पर बनाया गया है। तो हमारा आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, ऐतिहासिक स्थल वह है जहां पर क्या है, अतीत और स्मृति शेष अवशेष मिलते हैं, तो ये ऑप्शन सही है, ठीक है। इंडिका का लेखक था, इंडिका का लेखक कौन हो जाएगा, तो यहाँ पर मेगास्थनीज हो जाएगा।
और ये इसकी व्याख्या देखते हैं। मेगास्थनी सेल्यूकस का दूत था और किसके समय में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनी ने अपनी पुस्तिका इंडिका में भारतीय समाज, राजनीति, संस्कृति आदि का बृहत वर्णन किया है। तहकीक ए हिंद किताबुल हिंद अल बरूनी की कृति है। अजंता की गुफा स्थित है कहाँ पर? तो महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में। अगला है राष्ट्रीय अभिलेखागार अवस्थित है कहाँ पर? नई दिल्ली में, ठीक है। यहाँ पर इसकी व्याख्या देखते हैं। राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली में अवस्थित है। इसकी स्थापना 11 मार्च 1891 में इंपीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट के रूप में कलकत्ता के इंपीरियल सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग में हुई थी। वर्ष 1911 में राष्ट्रीय राजधानी कलकत्ता से नई दिल्ली स्थानांतरित हो जाने के बाद 1926 में इस विभाग को नई दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय अभिलेखागार कर दिया गया है। इसके प्रमुख का नाम कीपर ऑफ रिकॉर्ड के स्थान पर अभिलेखागार निर्देशक कर दिया गया है। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन था राष्ट्रीय अभिलेखागार, ठीक है, ये दिल्ली में है। आगे है प्राथमिक और द्वितीय स्रोतों में अंतर क्या है। तो अभी मैंने बताया था क्या है प्राथमिक, क्या है द्वितीय। तो यहाँ पर प्राथमिक स्रोत प्राथमिक है, जबकि द्वितीय स्रोत द्वितीय गलत है। द्वितीय स्रोत व्यक्ति से, सूचना से, काल से और अध्ययन किए जाने वाले विचारों के गहन संबंध रखता है, ये भी गलत है। प्राथमिक स्रोत व्यक्तियों की सूचना से, काल से और अध्ययन किए जाने विचारों से गहन संबंध रखता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, ठीक है, प्राथमिक स्रोत, ठीक है। यहाँ पे द्वितीय था, अगर यहाँ पे प्राथमिक होता तो बी ऑप्शन सही होता, इसलिए सी ऑप्शन सही है। बाकी यहाँ पर वही सूचनाएं हैं। प्राथमिक स्रोत और द्वितीय स्रोत में मुख्य अंतर यह है कि प्राथमिक स्रोत वास्तविक और तथ्यात्मक होते हैं, मतलब उसने खोज इतने सन में की, तो ये क्या हो गया, एक तथ्यात्मक हो गया। वास्तविक मतलब कि उसके अभिलेखागार में लिखा हुआ है, तो ये वास्तविक हो गया, उसने लिखवाया है, अशोक ने लिखवाया है कि उसने कलिंग का युद्ध इतने वर्ष में किया, तो ये वास्तविक हो गया और ये एक फैक्ट हो गया, उसने कलिंग पर किया है। जबकि अब द्वितीय क्या हो गया, अब हमने यहाँ से जानकारी लेकर हमने क्या लिख दिया, कोई सूचना बता दी कि फलाने अभिलेख से ये चीजें मिलती हैं, इससे हमें आर्थिक चीजें पता चलती हैं, तो ये क्या हो गया, द्वितीय स्रोत हो गया। प्राथमिक स्रोत व्यक्ति से सूचना और काल से अध्ययन किए जाने वाले विचारों से गहन संबंध रखता है। अगला क्वेश्चन है हिंदू यूनानी शासकों के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत है। तो हिंदी यूनानी प्रमुख स्रोत कौन सा? सिक्के हैं, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ बस सिक्के हो जाएंगे, ठीक है। अगला है अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए जाने वाले रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त किए गए? पौधों और खनिजों से, ठीक है, पौधों और खनिजों से। अगला है, ये सी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है 2018 में। प्राकृतिक वस्तुओं जैसे पौधे तथा खनिजों से निर्मित रंगों द्वारा अजंता की गुफा में चित्रकारी की गई है। अजंता की गुफाओं के चित्रों की चमक आज 1000 से अधिक वर्ष बीतने के बाद भी सजीव है। ये भित्ति चित्रकारी के लिए विख्यात है। इन चित्रों में बौद्ध धार्मिक आख्यानों, देवताओं का जीवंत चित्रण किया गया है। यह भारतीय कला का अद्वितीय नमूना है। अब यहाँ पर प्लिनी कौन है? प्लिनी वही है जिसने रोम और भारत का व्यापार का वर्णन किया था, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्लिनी एक प्रसिद्ध रोमन विद्वान है, दार्शनिक था, जिसने रोम और भारत में मध्य व्यापार का उल्लेख किया है। रोम साम्राज्य के धन का बहाव भारत की तरफ होने से प्लिनी क्या हो गया था, दुख व्यक्त करता है और कहता है कि रोम के सोने से भारत सोने की चिड़िया बन चुका है, पर रोम उजड़ गया है। उसने नेचुरल हिस्ट्री नामक, नेचुरल हिस्ट्री पूछे तो प्लिनी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द्वितीयक स्रोत का एक उदाहरण है। यहाँ पर उदाहरण देना है, तो हमारे अतीत जो है, जो पुस्तक बताई है, वो द्वितीय स्रोत में के रूप में इस्तेमाल की गई है, ठीक है। अब यहाँ पे हम ज़्यादा जाते नहीं हैं क्योंकि बहुत लंबा वीडियो बनेगा, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। बाकी मैंने बताया कि प्राथमिक स्रोत क्या है और द्वितीय स्रोत क्या है, ठीक है। तो उदाहरण के लिए यहाँ पर जो है ये सारे के सारे क्या हैं, प्राथमिक स्रोत हैं, और द्वितीय स्रोत में जीवन चरित्र, इतिहास की पाठ्य पुस्तकें ये आदि हैं, ठीक है। अगला है
स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी संग्रह किस प्रकार से होती है? ठीक है, तो प्राथमिक है कि द्वितीयक है? तो द्वितीयक होगा, द्वितीय है ये। बाकी व्याख्या देख लेते हैं। यहाँ पर स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह द्वितीयक प्रकार का स्रोत है। प्राथमिक आंकड़े वे होते हैं जो पहली बार अन्वेषकों तथा गणनाकारों द्वारा संग्रह किए जाते हैं। ये आंकड़े मौलिक रूप से होते हैं, जैसे जनसंख्या जो आंकड़ा निकलता है वो प्राथमिक है। ठीक है, उत्पादन की मात्रा आदि। और द्वितीय कौन कौन से हैं? दूसरों द्वारा संग्रहित किए जाते हैं, जैसे स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी। अगला क्वेश्चन है, किसी ऐतिहासिक वर्णन का चुनाव करते समय निम्नलिखित में से किस उद्देश्य पर विचार किया जाना चाहिए? तो कारणात्मक संबंध और निष्कर्ष स्थापित करना चाहिए। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है हेंगियोग्राफी। हेंगियोग्राफी संबंधित है किससे? संत के जीवनी लेखन से। हेंगियोग्राफी क्या? संत के जीवनी लेखों से है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम सर्वेयर जनरल थे, तो यहाँ पर अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के सर्वेयर जनरल थे। आगे इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का प्रथम सर्वेयर जनरल 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम को नियुक्त किया गया। सर्वेयर जनरल द्वारा प्राचीन भारतीय स्थलों का पुरातात्विक सर्वेक्षण किया गया जाता है। भारत में सर्वप्रथम पुरातत्व विभाग की स्थापना वायसराय लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में 1905 में किया गया था। संस्कृति मंत्रालय के अधीन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण राष्ट्र की संस्कृति विरासतों के पुरातात्विक संसाधन एवं संरक्षण के लिए एक प्रमुख संगठन है। राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों तथा पुरातात्विक स्थलों और अवशेषों का रखरखाव के लिए संपूर्ण देश को 24 मंडलों में विभाजित किया गया है। अगला है इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन तथा लेखा जोखा है। ये किसने कहा है? प्रोफेसर घाटे। अभी हमने पढ़ा था वन लाइनर में, प्रोफेसर घाटे ने कहा है। आगे है आदिवासी यानी जनजाति लोग अपना पिछला लिखित रिकॉर्ड नहीं रखते। वर्तमान के इतिहासकार आदिवासी इतिहास कैसे लिखते हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा वाचिक परंपराओं का प्रयोग करके, वाचिक परंपराओं का प्रयोग करके। आगे भारतीय इतिहास को प्राचीन, मध्य और आधुनिक कालों में विभाजित करने में समस्या क्या थी? क्योंकि ये समस्या क्या है, पश्चिम से ली गई है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये संकल्पना पश्चिम से ली गई है तथा आधुनिक काल विज्ञान, तर्कणा, लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता से संबंधित है। आगे है भारतीय इतिहास में 20वीं शताब्दी का तीसरा शतक महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यहाँ पर सिंधु सभ्यता की खोज हुई है। तो ये टेट में पूछा गया था। ठीक है, किसने की थी? तो 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। और खुदाई किसने की? सर जॉन हार्वर्ड मार्शल ने। और किसके नेतृत्व? दयाराम साहनी में। और किसके द्वारा? माधव स्वरूप वत्स द्वारा। आगे है 19वीं शताब्दी के मध्य ब्रिटिश सरकारों ने भारत के इतिहास को 3 कालों में बांटा, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। इस विभाजन का क्या आधार था? ठीक है, तो इसका आधार जो है शासकों का धर्म एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन था। तो हिंदू भारत, मुस्लिम भारत और ब्रिटिश, इसमें क्या है, जो राजाओं का धर्म था तो उसी के आधार पर इसको बांटा है। तो ये ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, बाकी ऑप्शन एकदम गलत है। अगला क्वेश्चन है मौखिक इतिहास को लिखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री नहीं है? तो मौखिक इतिहास लिखते हैं तो हमें किसकी सामग्री हमें यहाँ पर नहीं जरूरत है? तो यहाँ पर एक विद्वान को वर्तमान शिक्षा व्यवस्था पर बात करना है, ये बिल्कुल यहाँ पर बेकार का ऑप्शन है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है अष्टाध्यायी की लेखा। अष्टाध्यायी की लेखा कौन है? पाणिनि है कि वेदव्यास है, शुक्रदेव, वाल्मीकि? तो पाणिनि यहाँ पर सही हो जाएगी। ठीक है, अष्टाध्यायी पाणिनि और महाभारत, वेदव्यास, रामायण, वाल्मीकि।
अगला है मालती माधव नाटक, ठीक है। मालती माधव कौन से? भवभूति, ठीक है। सी ऑप्शन सही है यहाँ पर, भवभूति मालती माधव। अब यहाँ पर मालती माधव नाटक जो है भवभूति ने किया था, जबकि भास नामक कवि ने स्वपन वासव दत्ता, भास की स्वपन वासव दत्ता व चारू दत्ता, ठीक है। दत्ता दत्ता जो है वो भास ने लिखे हैं, और बाण भट्ट, हर्षचरित और कादम्बरी किसकी है? बाण भट्ट। और ऋतु संहार, मेघदूत, रघुवंशम, कुमार संभव, ये सब किसकी है? कालिदास की। अगला क्वेश्चन, संगम कविताओं में किन 3 राजवंशों को मूवेंदार कहा गया है? तो चोल, चेर, पांडव, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर सही। मूवेंदार, मूवेंदार एक क्या है? प्राचीन शब्द है, ठीक है, जिसमें 3 राजवंशों के लिए इस्तेमाल किया है, चोला, चेरा और पांड्या। आगे है, गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय नामक पुस्तक निम्नलिखित भाषाओं में से लिखी है। तो आर्यभट्टीय किस में है? संस्कृत में है भैया, संस्कृत में। उस समय संस्कृत ही वहां पे चलती थी। आगे है, आगे यहाँ पर देखते हैं, गणितज्ञ खगोल आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टीय जो है संस्कृत भाषा में लिखी। आर्यभट्टीय गुप्तकालीन शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में आता था। उसके भी 9 रत्न थे, ठीक है। जैसे अकबर के 9 रत्न थे ना, उसी तरह चंद्रगुप्त यानी गुप्त शासक जो विक्रमादित्य, उसके समय में 9 रत्न में शामिल था आर्यभट्ट। उसने दशमलव तथा पाई का आविष्कार किया है। आर्यभट्ट प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने बताया कि पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करती है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर वेद यहाँ पर यह 3500 वर्ष पूर्व लिखा गया था। तो यहाँ पर क्या है? ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये प्राकृत भाषा में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सही, 3 सही है, और इसमें 1000 से अधिक प्रार्थनाएं, ठीक है। तो यहाँ पर 3 सही है और 1 और 2 गलत है। तो यहाँ पर कुछ थोड़ा सा गलत हो गया है। तो यहाँ पर क्या है? ए ऑप्शन सही है, यानी 3 सही है और 1 और 2 यहाँ पर गलत है। मतलब क्योंकि इसमें 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं, ये एकदम सही है। बाकी यहाँ पर 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे प्राचीन अगर पूछा जाए तो ऋग्वेद है। इसकी रचना लगभग 1200 ईसा पूर्व में हुई थी। ऋग्वेद में 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है। इसमें 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण है। अग्नि मैंने बताया था, इतिहास के क्वेश्चन कराए थे। अग्नि को अतिथि बोलते थे, ठीक है। आग के देवता थे इंद्र, जो है वो युद्ध के देवता थे। सोम जो है एक सोम पौधा होता था, खास पीने वाला होता था, ठीक है। इससे इस पौधे को पिया भी जाता था। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत और वैदिक संस्कृत कहलाती है। अगला है, चाणक्य ने अपने अनेक विचार एक पुस्तक में लिखे गए हैं जिसे जाना जाता है। तो चाणक्य की अर्थशास्त्र जो है वो यहाँ पर है। चाणक्य को कौटिल्य भी कहते हैं, विष्णुगुप्त भी कहते हैं, ठीक है। अंशुल भी बोलते हैं, उसके बहुत सारे नाम हैं। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नाम यही थे। आगे है, राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट ने उनकी जीवनी हर्षचरित निम्नलिखित किस भाषा में लिखी है? तो संस्कृत में लिखी है, ठीक है। निम्नलिखित में से अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? राजनीति से है, ठीक है, राजनीति से है। क्योंकि उसमें बताया गया कि किस प्रकार से राजनीति करनी चाहिए और किस प्रकार से राजा के क्या कर्तव्य हैं, ये सारे, इसलिए राजनीति ग्रंथ है अर्थशास्त्र। पंच सिद्धांतिका, ठीक है, पंच सिद्धांतिका किसकी है? 12 महीने की पंच सिद्धांतिका, इसके लेखक है पंच सिद्धांतिका 12 महीर। और ये क्या है? एक खगोल शास्त्र से संबंधित है। गुप्त काल में लिखी गई है। 12 महीर के 2 अन्य ग्रंथ और हैं, बृहद जातक और बृहद संहिता। अगला है, मलयालम पुस्तक लीला तिलकम की विषय वस्तु क्या थी? तो व्याकरण थी, व्याकरण, ठीक है।
अगला है प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत क्या है, तो संस्कृत है यहाँ पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है गीता है, गीता किस प्रकार का महाभारत का एक भाग है। गीता महाभारत के 20 पर्व का एक भाग है जिसमें भगवान श्री उपदेश कृष्ण के उपदेश है। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है जिसमें कितने हैं 1,00,000 श्लोक है। महाभारत का प्रारंभिक नाम जो है जय संहिता है। ठीक है, जय संहिता किसका नाम है, महाभारत का। शाकुंतलम किसने लिखी गई थी, कालिदास ने लिखी गई थी, और ये गुप्त काल में कालिदास ने लिखी गई थी। और ये किसके लिए लिखी गई है, राजा दुष्यंत और नायिका शाकुंतला। अगला महाभारत के लेखक कौन थे, तो वेद व्यास। निम्न में से किस भारतीय साहित्य धरोहर का अर्थ है गुरु के समीप, उपनिषद हो जाएगा। उपनिषद मतलब समीप, गुरु के समीप या निषद अर्थ में बैठना, तथा उस प्रकार उपनिषद का अर्थ हो गया समीप में बैठना। उपनिषदों की रचना वेदों की दार्शनिक व्याख्याओं के लिए की गई थी। उपनिषदों की संख्या 108 है। वेदों का अंतिम भाग होने के कारण इसे वेदांग भी कहते हैं। अगला है ऋग्वेद की मूल रचना किस में हुई थी। ऋग्वेद की रचना हुई थी संस्कृत में। ठीक है, इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं और इसमें बहुत सारी रचनाएं हैं। ठीक है, 1,04,62 ऋचाएं हैं। उसकी मूल रचना जो है संस्कृत में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं संस्कृत को किस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है, तो संस्कृत को भारत यूरोप, ठीक है, भारत यूरोप का हिस्सा माना जाता है। सत्यमेव जयते लिए है मुंडूक उपनिषद से, सी ऑप्शन सही है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा वेद आंशिक रूप से गद्य में लिखा है। गद्य में लिखा गया है तो यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद गद्य और पद्य लिखा गया। आंशिक मतलब थोड़ा सा गद्य, मतलब थोड़ा सा उसमें और थोड़ा सी कविता में। ठीक है, तो ये यजुर्वेद है, यजुस कहते हैं इसलिए इसका नाम यजुर पड़ा है, जिसमें 2 भाग शुल्क यजुर्वेद और कृष्ण, मतलब इसके 2 भाग हैं, एक है शुल्क और ऊपर है कृष्ण। ठीक है, यजुर्वेद में अनेक प्रकार के यज्ञों को संपन्न कराने का भी उल्लेख है। आगे है निम्न विद्वानों में समान क्या है। आपतस्थ, बौधायन, कातायन, मानव, पाणिनि, पिंगल, याज्ञवल्क्य। तो ये क्या है, व्याकरणचार्य हैं, सारे व्याकरणचार्य हैं। ठीक है, आगे है ऐतिहासिक स्थल मानगढ़। ठीक है, मानगढ़ जो है राजस्थान के किस जिले में स्थित है। ये आरटेट में पूछा गया है इसलिए राजस्थान यहाँ पर दिया गया है, तो बांसवाड़ा जो है वो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रसिद्ध सालिम सिंह हवेली कहाँ पर स्थित है, तो जैसलमेर में स्थित है, ये भी राजस्थान का ही है। आगे देखते हैं जातकों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, तो सही ऑप्शन है उनकी रचना सामान्य लोगों द्वारा लिखी गई, उन्हें बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लिखा गया तथा संकलन किया गया है। तो ये जातकों के लिए है। जातक क्या है, इनकी रचना जो है सामान्य लोगों द्वारा की गई, जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लिखा गया तथा संकलन किया गया। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं। जातकों के विषय में सही कथन है इसकी रचना सामान्य लोगों द्वारा लिखी गई थी, जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लिखा गया तथा संकलन किया गया। जातक कथाएं भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की लोकप्रिय कहानियां हैं, जिन्हें बौद्ध धर्म के सभी मतों से संरक्षित किया गया था। विनय पिटक एक ग्रंथ जो अधुलिखित है, सुक्त पिटक और विनय पिटक, तो ये हो जाएगा ए ऑप्शन, बुद्ध से है तो बौद्धों के नियम से। बाकी यहाँ पर देखते हैं, व्याख्या बहुत बड़ी है, फटाफट देखते हैं। त्रिपिटक जो है पाली भाषा में लिखी गई बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है, जिसे सभी बौद्ध संप्रदाय महायान, थेरवाद, व्रजयान आदि मानते हैं। इसमें भगवान बुद्ध के उपदेशों को संग्रहित किया गया है। त्रिपिटक को 3 भागों में विभाजित किया गया है, विनय पिटक, सुक्त पिटक, अभिधम पिटक। विनय पिटक इसमें नियम दिए गए हैं जो भिक्षु संघ के लिए बनाए गए हैं। सुक्त पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को स्पष्ट किया गया है। यह 5 निकायों में बांटा गया है, दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंग्योत्तर निकाय और खुद्दक। अभिधम पिटक इसमें धर्म और क्रियाकलापों की व्याख्या दार्शनिक ढंग से
की गई है। वेदों की तरह जिस तरह ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उसी तरह पिटकों में अभिधम पिटक है। अगला है विनय पिटक ग्रंथ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आंसर हमारा बौद्ध संघ के नियम से हो जाएगा। ठीक है, सूक्त पिटक, अभिधम पिटक और विनय पिटक। ठीक है, सभी की भाषा क्या है? पाली है। आगे त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से। आगे है तो सूक्त पिटक में बौद्ध धर्म का सिद्धांत है, विनय पिटक में संघ मतलब जो संघ बनाते थे ना उसके नियम है, और अभिधम पिटक में बौद्ध दर्शन है। बौद्ध धार्मिक ग्रंथ है विनय पिटक की विषय वस्तु। विनय पिटक की वस्तु पूछे तो बौद्ध संघ के नियम, तो नियम यहाँ पर जो है सी ऑप्शन भिक्षुओं के नियम सही हो जाएगा। आगे है अधोलिखित में से किस लेखक की पुस्तक को कश्मीर के 12वीं शताब्दी भी के इतिहास का विवरण प्राप्त होते? तो कल्हण यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, कश्मीरी कवि कल्हण द्वारा रचित राज संग्रही में कश्मीर के 12वीं शताब्दी ईस्वी के इतिहास का विवरण प्राप्त होता है। यह संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं के क्रमबद्ध इतिहास लिखने का प्रयास किया गया है, जिसमें आदिकाल से लेकर 1151 ईस्वी के आरंभिक इतिहास तक के इतिहास में प्रत्येक शासक के काल की घटना का विवरण वो भी क्रमानुसार दिया गया है। आगे आईन अकबरी के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है मतलब आईन अकबरी था क्या? ठीक है, तो यह अकबर के प्रशासन से विविध पहलुओं के विषय में संपन्न सांख्यिकीय विवरण प्रस्तुत करता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, सी बिल्कुल सही है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर व्याख्या देखते हैं। आईन अकबरी के विषय में सत्य कथन है यह है अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में संपन्न सांख्यिकीय विवरण प्रस्तुत करता है। आईन एवं अकबरी अब्दुल फजल द्वारा फारसी विषय में रचित अकबरनामा का एक भाग है। अकबरनामा 3 भागों में है, इसमें तीसरे भाग को आईन अकबरी कहते हैं। इसकी लगभग हिजरी संवत जो है 1006 ईस्वी में 1006 हिजरी संवत, ठीक है, और 1597 से लेकर 98 ईस्वी है। इसमें अकबर कालीन हर एक सूबे, जिले, परगनों तक के आंकड़े दिए गए हैं। आईन अकबरी में 36 संगीतकारों के नाम का भी उल्लेख है। आगे निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों को भी शामिल करते हुए बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी में किया? तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, गुरु अंगद ने किया था। बाकी व्याख्या देखते हैं। गुरु अंगद जो है सिखों के दूसरे गुरु थे। उनका मूल नाम लहना था, लहना भी इनको कहते हैं। उन्होंने गुरु नानक द्वारा शुरू गई लंगर व्यवस्था मतलब संगत या पंगत को आगे बढ़ाया। ठीक है, उन्होंने गुरुमुखी यानी पंजाबी लिपि को आरंभ किया और आगे इसी लिपि में गुरु नानक रचनाओं को संकलित किया। तत्पश्चात सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने 1663 से 1706 में अपने से पहले के गुरु तथा अन्य संतों के विचार को आदि ग्रंथ में संकलित करवाया। यहाँ पे BCE, ठीक है, का क्या है? बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर पूरा BCE का क्या तात्पर्य है? बिफोर कॉमन एरा ध्यातव्य है कि BC यानी हिंदी में ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट ईसा पूर्व होता है। अंग्रेजी में AD मतलब एनो डोमिनी जो कि लैटिन शब्दों से बना, इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म से। ठीक है, AD अगर लगा है AD, ठीक है, तो जहाँ पर ईसा मसीह का जन्म हुआ है, ठीक है, AD वहां से आगे हम लिखेंगे AD। ठीक है, वहां से जितनी भी होंगी वो सब में AD हम लिखेंगे। और इससे पहले BC यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले BC और बाद में AD। कभी कभी AD की जगह CE तथा BC की जगह BCE का प्रयोग करते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर BCE करने लग गए हैं और यहाँ पर क्या करने लग गए हैं? CE। ठीक है, CE अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा BC का प्रयोग बिफोर कॉमन एरा के लिए करते हैं। हम इन शब्दों का प्रयोग
इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के रूप में लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। आगे देखते हैं, ए और आर दिया है। हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश जैसी कालावधि उपयुक्त है क्योंकि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा है। ये बिल्कुल सही है। लंबी समयावधि में घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को निश्चित तिथियों तथा काल विभाजनों के अंतर्गत लाना समस्या परक है। तो यहाँ पर जो है ए ऑप्शन बिल्कुल सही होना चाहिए। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है, ठीक है, ए सही है और बी जो है वो यहाँ पर गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर कितने 3 युगों में बांटा है, हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश, क्योंकि उस समय जो है अधिकांश शासकों के धर्म जो थे उसी के आधार पर उनको बांट दिया गया है। ये विभाजन इस विचार पर आधारित है कि शासकों का धर्म एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता था और व्यवस्था, समाज और संस्कृति में कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आया। इस दृष्टिकोण में इस महाद्वीप की अपार विविधता की भी उपेक्षा हो जाती है। इस काल विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकारी स्वीकार करते हैं। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के कालक्रमों की विशेषता तय करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुल्ताना का स्वप्न नामक कहानी लेखिका इसमें से कौन थी? सुल्ताना, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा रुकैया रखावत हुसैन, ठीक है। ये एनसीईआरटी की बुक में सुल्ताना का स्वप्न जो है रुकैया सखावत हुसैन, ठीक है। इन्होंने पुस्तक 1905 में लिखी गई तथा 1908 में प्रकाशित की गई थी। सन 1912 में निम्नलिखित में से किस प्रकार से भी लिखा जा सकता है? तो इसको एडी में लिखा जाएगा, एडी हो जाएगा, एडी, ए ऑप्शन, ठीक है। इतिहास में तिथियों के साथ बीसीई का प्रयोग, बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। आगे हम देखते हैं, किताबुल हिंद नामक रचना किसने की थी? तो किताबुल हिंद की रचना अबुल फजल ने की थी और ये किसके दरबार में थे? अकबर के दरबार में 9 रत्नों में शामिल थे। और इसके अलावा अलबरूनी जो है गजनी का निवासी था, महमूद गजनवी के साथ भारत आया था और इन्होंने अपनी रचना जो है किताबुल हिंद में की है, ठीक है। फिरदौसी की अलग है, बीरबल एक अलग है। बीरबल तो फिर भी अकबर के समय के ही है और ये सबसे पहले के हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं, नाथ साहित्य का संबंध। नाथ साहित्य किससे संबंधित है? तो ये बंगाली से है, ठीक है, ये ऑप्शन। नाथ संप्रदाय का संबंध, साहित्य को नाथ साहित्य से जाना जाता है। नाथ संप्रदाय की स्थापना नाथ मुनि मत्स्येंद्र नाथ से की है, ठीक। कुछ पुस्तकें हैं जिसका सुलेमन यहाँ पर नहीं है। मिनहाजुस सिराज, तबकाते नासिरी, फब्र फदब्बिर, फुतूल सलातीन, यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो ये ऑप्शन हमारा, जियाउद्दीन बनी, तारीख फिरोज ये सही है। इब्न बतूता, रहला, ये सारे सही हैं। हमारा ऑप्शन जो है यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसकी फब्र, ये मुदब्बिर, आदाब उल हर्ब जो है वो उनकी किताब का नाम है। आगे, आईने अकबरी की विषय वस्तु है आईने अकबरी की प्रशासन का वर्णन, ठीक है। अब कॉमन एरा क्या है? कॉमन एरा, तो यहाँ पर कॉमन एरा क्या है? डी ऑप्शन यहाँ पर, क्रिश्चियन एरा जो अब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में स्वीकृत कर लिया गया है, उसको हम कॉमन एरा बोलेंगे। अगला, मलिक मोहम्मद जायसी किस ग्रंथ के रचयिता थे? तो पद्मावत की, मलिक मोहम्मद जायसी वही पद्मावती वाला जो पद्मावत है ना, उसी के आधार पर उन्होंने लिखा है। इनका निवास स्थान जायस यानी रायबरेली उत्तर प्रदेश है। इस कारण उन्हें जायसी उपनाम से जाना जाता है, जिसकी प्रमुख रचना है पद्मावत, अखरावट, आखिरी कला, ठीक है। नुपेह सिपहर, ये अमीर खुसरो की है, ठीक है। नुहे सिपर, आगे देखते हैं इसकी व्याख्या। नुहे सिपर अमीर खुसरो की है। उन्होंने 7 सुल्तानों का शासन देखा था, ठीक है, मतलब 7 सुल्तानों के समय ये जीवित थे। आशिका, खजाइन उल फुतूह, तुगलकनामा आदि इनकी पुस्तकें हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन
की सीरीज जो है काफ़ी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत